हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। 9 मार्च के शिफ्ट 3 के जो क्वेश्चंस हैं एक बार उनके बारे में देख लेते हैं। भारत के किस राज्य में गणगौर उत्सव मनाया जाता है? ये आपका राजस्थान में मनाया जाने वाला उत्सव है। किस लिए मनाया जाता है? ये गौरी माता या पार्वती माता के सम्मान में मनाया जाता है ये त्यौहार आपका। और गुजरात के भी, अगर आपसे बोल देना, गुजरात के भी कुछ हिस्सों में ये त्यौहार मनाया जाता है। आपको ऑप्शन तो राजस्थान ही मिला था, बट इन केस अगर आपसे कभी पूछता और राजस्थान ऑप्शन नहीं देता है तो गुजरात में भी कहीं कहीं ये त्यौहार आपका सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर? माता पार्वती के लिए। चलो आगे चलते हैं। और एक काम और करो, इसका जो टेन्योर है वो लिख लो कि होली के टाइम आपका होता है अगले दिन के पहले, होली के अगले जो दिन होता है चैत्र माह, उसके पहले दिन से शुरू होता है और चलता है 16 डेज तक। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। देखो कुछ त्योहार और लिख लो, जैसे कि आपका बिहार में जो सबसे ज़्यादा मनाई जाती है वो है आपकी कौन सी? छठ पूजा। और जो गोवा में मनाया जाता है वो कहलाता है आपका मांडी। चलिए, अवनी लेखरा का संबंध पूछा गया था। टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ी सी अवॉइड कीजिएगा। अवनी लेखरा का संबंध आपका पूछा गया था किस खेल से है? शूटिंग से रिलेटेड है वो। एक पैरा राइफल शूटर है, यहाँ पर मेंशन कर लो, पैरा राइफल शूटर है। क्लियर? कहाँ से बिलोंग करती हैं ये? जयपुर राजस्थान से बिलोंग करती हैं। तो किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगे ना तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डाल के जरूर से जरूर मेंशन कर देना, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। क्लियर? चलो, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी जो है आपकी भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। यहाँ तक बात समझ में? किन राज्यों से होकर बहती है? ये आपकी उत्तराखंड। ये भी अब देखते हो कि अब एग्जामिनर पूछ लेता है कि कहाँ कहाँ से होके बहती है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा हो गया आपका, यूपी हो गया, यहाँ से ये आपकी होके निकलती है। क्लियर? अब आपको ये भी चीज़ याद रखनी कि कोई नदी है तो ये कहाँ से होके निकलती है। चलो नेक्स्ट है, कोशिका में ऊर्जा जो है कहाँ संचित होती है? कोशिका में ऊर्जा संचित होती है बच्चे माइटोकांड्रिया के रूप में। क्लियर? और आगे बताना है? जरूरत नहीं है तो फिर इसको स्किप कर देते हैं। आगे चलते हैं। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री कौन है? अच्छा, एक चीज और लिख लो, कोशिका का जो आपका ऊर्जा घर है माइटोकांड्रिया कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसे कोशिका में भोज्य पदार्थ जो होते हैं वहां पर उनको ऑक्सीजन का स्थान माना जाता है, इस तरह से। क्लियर? जो ऊर्जा है ये संचित होती है आपकी एटीपी फॉर्म में, तो ये लिख लेना। किस फॉर्म में? एटीपी फॉर्म में आपकी जो है ऊर्जा संचित होती है, एनर्जी। क्लियर? आपको एटीपी फॉर्म में मिलेगी, इसलिए इसको कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। क्लियर? चलो, जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री पूछे गए थे, कौन है? उप मुख्यमंत्री हैं आपके सुरेंद्र कुमार चौधरी जी। दो क्वेश्चन बचे आपके नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से आए हैं, क्वेश्चन कंफर्म नहीं है। एनजीटी के बारे में थोड़ा सा देख लो क्योंकि एनजीटी से क्वेश्चन आपका कभी कभी बन जाता है। एनजीटी की जो स्थापना थी वो आपकी 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। किस अधिनियम के तहत? तो ये था आपका राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, जिसको आप बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत आपकी 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ तक समझ में आया? और इससे जो जरूरी चीजें एक बार मुझे और एग्जाम में देखने के लिए मिली हैं, इसमें पूछे गए थे एनजीटी में कौन कौन शामिल होता है। तो अध्यक्ष होते हैं, न्यायिक सदस्य होते हैं, विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। इसके अलावा ये अपना 7 क्षेत्रों में 7 कानूनों पे कार्यवाही करता है। जो इसकी फील्ड्स हैं वो 7 फील्ड्स हैं। तो 7 फील्ड्स हम आपको बता देते हैं क्योंकि पता है ये एक बार मुझे एग्जाम में मिला था कि शायद एसएससी सीजीएल में आया था या एमटीएस किसी में था, आपको फील्ड एरिया और बोला था कि आपका एनजीटी किस में इंटरफेयर करता है या किस में सुनवाई करता है। इस तरह से क्वेश्चन आपका बना था। तो आपके जो 7 मामले हैं वो एक बार देख लो। जल प्रदूषण निवारक व नियंत्रण अधिनियम, मैं शॉर्ट में लिख दूं आप समझ जाएंगे, एक्ट
अधिनियम 1974। क्लियर। ये हो गई आपकी पहला मामला जिसमें वो नागरिक मामलों की सुनवाई करते हैं। दूसरा आपका हो गया जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण, सेम रहेगा, ये हो जाएगा आपका उपकर एक्ट 1977। जो आपका तीसरा मामला रहेगा बच्चे वो रहेगा आपका वन संरक्षण एक्ट 1980। ये वो मामले हैं जिसमें आपका एनजीटी सुनवाई करता है। ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन मिला है इसलिए हम आपको करवा दे रहे हैं। याद करना नहीं करना आपका काम है, बट हमें क्वेश्चन मिला था इसका इसलिए हम आपको करवा दे रहे हैं। निवारण और नियंत्रण एक्ट 1981। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम या एक्ट 1986। और आपका फिर है जैव विविधता अधिनियम 2002। देखो एनजीटी के आदेश पर सर्वोच्च न्यायालय में कितने दिनों में अपील कर सकते हैं आप? 90 डेज में। ठीक है, तो सारी चीजें ध्यान रखना। अभी हमें भी ये नहीं पता कि क्वेश्चन आपका बना क्या था। एक्चुअल क्वेश्चन अगर हमें पता चल जाएगा तो हम आपको जरूर से जरूर इन्फॉर्म करवा देंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का आर्टिकल पूछा गया था 338 किससे संबंधित है? तो ये आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग या अनुसूचित जनजाति से आपका रिलेटेड है। क्लियर। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपका पूछ लेते हैं कि राष्ट्रीय, देखो बहुत ही लिमिटेड चीजें बताऊंगी मैं जो मुझे एग्जाम ओरिएंटेड लगेंगी बस, या वो आई हुई होंगी। अनुसूचित जनजाति आयोग किस आर्टिकल से संबंधित है? तो हो जाएगा आपका आर्टिकल 338A। क्लियर। चलो, आपका आर्टिकल 338 किससे संबंधित है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति। अगर आपका एक्चुअल पूछ लिया जाएगा तो आपका 338A हो जाएगा। आगे चलते हैं। इससे रिलेटेड और भी पॉइंट है, जैसे कि आपका ये जो आयोग है वो 1990 के 65वें संविधान संशोधन के बाद आया था। ठीक है, तो अब ये सारी चीज़ें अगर मैं नोट डाउन कराऊंगी तो बाकी बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। जितना ज़रूरी फिलहाल के लिए उतना करवा देते हैं। वेग समय ग्राफ किसके बारे में दर्शाता है? तो आपका एक गतिशील वस्तु का वेग में जो समय के साथ परिवर्तन होता है उसको शो करता है। एक चीज और ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड है कि वेग समय ग्राफ का जो स्लोप होता है, ढलान, ये अलग क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन आया हुआ है अगर ढलान वाली बात होगी तो गतिशील वस्तु के एक्सीलरेशन को शो करेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि वो पूछ क्या रहा है। अगर ढलान वाला पूछेगा तो आपको क्वेश्चन में ढलान मेंशन करेगा कि वेग समय ग्राफ का जो स्लोप है वो किसको शो करता है। तो मैंने आपको दोनों ही मेंशन कर दिया है। हो सकता है आपसे बन जाए अगली शिफ्ट में क्वेश्चन, पर मैंने अपनी तरफ से मेंशन कर दिया है। अगर दोनों ही क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने दोनों करवा दिए, इसके बाहर नहीं मिलेगा। 1850 में भारत में सबसे ज्यादा ब्रिटेन से क्या निर्यात किया जाता था? ब्रिटेन को सबसे ज्यादा कच्चा कपास निर्यात किया जाता था। वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश आपका संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? एक बात बताओ, हमने आपको पहले भी बताया था 4 फेब 1922 को हुआ था। कहाँ? गोरखपुर जिले में हुआ था। इस घटना के बाद आपका गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। असहयोग आंदोलन आपका कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, ये आपका गोरखपुर जिले में हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो पूछे गए हैं चंद्रबाबू नायडू जी, वो किस पार्टी से संबंधित है? तेलुगु देशम पार्टी से रिलेटेड है वो, नोन एज टीडीपी। ये क्वेश्चन आपका पहले भी एग्जाम में आ चुका है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है? ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। पढ़ा है ना, डिटेल बतानी पड़ेगी। देखो अलग अलग चीजें हैं,
आपको विनय पिटक सुनने में मिला होगा, सूत पिटक और अधिधम्म पिटक। अभी जो आपने सुना यहाँ पर देखो, मैं आपको यहाँ मेंशन करती हूँ, साहित्य के 3 भाग बौद्ध धर्म में आपने पढ़े होंगे, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक पढ़े थे। चलो, क्या थे? महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद उनके शिष्यों के द्वारा आपका रचे गए थे। क्या था विनय पिटक में? क्या था? बौद्ध जो हमारे बौद्ध भिक्षु थे, लिख लो एक बार, क्योंकि एक बार बता दूंगी ना तो आपको फिर वो हमेशा याद रहेगा, नहीं तो फिर छूट जाएगा। बौद्ध भिक्षुओं के आचरण से संबंधित है ये आपका, आचरण का वर्णन आपका विनय पिटक में मिला है। सूत पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का वर्णन है। क्लियर? और अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन के बारे में है, बौद्ध दर्शन के बारे में याद रहेगा। ये तीनों जो आपके त्रिपिटक थे, इन 3 पिटकों को मिला के बोला गया, ये आपके क्या कहलाए? त्रिपिटक। याद रहेगा। चलो, जो भाषा है बच्चे इनकी, वो है आपकी पाली। जितना इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा था उतना हमने आपको बता दिया है। आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म के द्वारा, ठीक है। चलो, बौद्ध धर्म में आपकी जो परिषद हुई थी, आपको वो हमने बताया था। एक काम करो, परिषद भी आप नोट डाउन कर लो। बौद्ध धर्म की परिषद भी आपकी इम्पोर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में बन जाए। जब बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगेगा मुझे तब मैं आपको बता दूंगी। फर्स्ट परिषद और अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, ये भी लिख लो। तो फर्स्ट परिषद की अध्यक्षता की गई थी बच्चे महाकश्यप के द्वारा। सेकेंड परिषद की अध्यक्षता जो है वो की गई थी आपकी शुभकामी के द्वारा। जबकि थर्ड परिषद थी उसकी अध्यक्षता की गई थी मोगली और जो फोर्थ परिषद थी उसकी अध्यक्षता की गई थी वासुमित्रा के द्वारा। ठीक है, वासुमित्र के द्वारा की गई थी। ये तो हो गई अध्यक्षता। अब ये किस प्लेस पर हुई थी? जो आपकी पहली परिषद हुई थी वो आपकी कहाँ हुई थी? राजगृह में। जो आपकी दूसरी परिषद हुई थी वो बच्चे हुई थी आपकी वैशाली में। तीसरी आपकी कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। और जो चौथी परिषद थी बच्चे वो आपकी कहाँ हुई थी? कश्मीर में। जरूरी जो चीजें हैं वो हम आपको बता रहे हैं, और किसके द्वारा आयोजित की गई थी ये भी देख लो, क्योंकि एक बार टॉपिक ना पूरा खत्म हो जाएगा फिर इसके बाद नहीं बचेगा। आयोजित की गई थी आपकी अजात शत्रु जी के द्वारा। वैसे हम आपको पीडीएफ में ये चीजें प्रोवाइड कर देंगे। ये सेकेंड वाली आपकी कालाशोक के द्वारा आपकी आयोजित की गई थी। थर्ड परिषद आपकी अशोक के द्वारा की गई थी। और फोर्थ परिषद जो है आपकी कनिष्क के द्वारा की गई थी। ठीक है, ये आपकी 4 परिषद थी, ये हमने आपको बता दी और ये जरूरी है। आगे चलते हैं। लाला लाजपत राय ने किस कमीशन का विरोध किया था? साइमन कमीशन का विरोध किया था। और विरोध करने के बाद इनका लाठीचार्ज हुआ था जिसमें कि इनका निधन हो गया था। सुना था ना? इसके अलावा इनको जो उपाधि मिली थी वो एक बार नोट डाउन कर लो। पंजाब केसरी की उपाधि मिली थी। इसके अलावा पंजाब का शेर बोला जाता था। इनकी जो उपाधि इन्होंने 1894 में पीएनबी की, पंजाब नेशनल बैंक की सह स्थापना की थी। याद रहेगा। चलिए, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। चलो, तो इन्होंने साइमन कमीशन के विरोध में विरोध किया था कि साइमन कमीशन वापस जाओ। प्रदर्शन करते समय लाठीचार्ज हुआ था और इस दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे चलते हैं। बारालाचा दर्रा जो है लेह जिले के किसको जोड़ता है? तो मनाली को ऐड करता है। ये कहाँ पर है आपका? हिमाचल प्रदेश में है। किस जिले में है? स्पीति जिले में है आपका ये।
एक आपका पहाड़ी दर्रा है। आगे चलते हैं। किस गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि किस अधिनियम से प्राप्त हुई? देखो, भारत सरकार अधिनियम 1858 का अधिनियम था, जिसके तहत गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लग गया? वायसराय की उपाधि। ठीक है, तो ये आपका हुआ था 1858 के अकॉर्डिंग। चलिए आगे चलते हैं। एक चीज और लिखो यहाँ पर, जब आपका भारत सरकार अधिनियम 1858 हुआ था, उसके द्वारा गवर्नर जनरल ने वायसराय की उपाधि प्राप्त की। और उस समय जो पहले वायसराय आपके बने थे बच्चे, पहले वायसराय वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, ये ध्यान रखने वाली चीज है, बहुत ज़रूरी है, वो हमने बता दिया। ऐसे देखो, लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल था वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, हमने आपको पहले भी डिस्कशन किया था ना। चलो आगे चलते हैं। मैत्री अभ्यास के बारे में पूछा गया था, किस देश के बीच होता है? तो भारत और थाईलैंड के बीच में आपका होने वाला अभ्यास है एक। भारतमाला परियोजना के पहले चरण की लंबाई, देखो भारतमाला कार्यक्रम जो परियोजना थी आपकी कब चलाई गई थी? 2017 से 18 में। और किस मंत्रालय के द्वारा ये चलाई गई थी? तो सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई आपकी एक पहल थी। कब? 17-18 में। ठीक है, प्रथम चरण में आपकी 34,800 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाना था। आगे चलते, कौन सी हड़प्पा सभ्यता स्थल में प्यासे कौवे की कहानी के साक्ष्य मिले? लोथल में मिले हैं। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कोनिडाला पवन कल्याण जो है किस पार्टी से रिलेटेड? तो पवन कल्याण जी जो है वो जनसेना पार्टी से रिलेटेड हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। किस देश के द्वारा नेशनल फ्यूल कोटा स्कीम शुरू किया गया था? श्रीलंका के द्वारा शुरू किया गया था। टोलकाप्पियम हमने आपको कल भी पढ़ाया था, एक व्याकरण ग्रंथ है, तमिल भाषा में है, कल भी बताया था। इसके आपको हमने मानव विज्ञान जो पता था वो भी हमने आपको ज़्यादा लिखाया नहीं था हालांकि, पर हमने आपको बोल के अच्छे से बताया था। तो तमिल भाषा में है, व्याकरण ग्रंथ है, ये बताया था। और तमिल साहित्य और भाषा विज्ञान पर किया गया वर्तमान कार्य है। आपसे यही क्वेश्चन आया था ना कि या तमिल भाषा पर किया गया कार्य कौन सा है? ऑपरेशन शक्ति कौन देशों के बीच आयोजित होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है? भारत और फ्रांस के बीच आपका आयोजित किया गया। अरब सागर में कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? सिंधु नदी। गिवन ऑप्शन के थ्रू जाना है सिंधु नदी। वैसे आपकी जो नदियां हैं वो डेल्टा जो नहीं बनाती हैं उनमें आएंगी आपकी नर्मदा और ताप्ती। लेकिन जो नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं उसमें आपकी आ जाएगी गंगा नदी और स्वर्ण रेखा नदी, गोदावरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी हो गई आपकी। ये नदियां आपका डेल्टा का निर्माण करेंगी। स्पाव नृत्य पूछा गया था कहाँ का है? लद्दाख में है। चांगपा जनजाति के द्वारा आपका ये डांस फॉर्म जो है परफॉर्म किया जाता है। एक चीज और है, एक यहाँ पर लिखो, एक क्वेश्चन आपसे अक्सर बोलता है, डेल्टा की बात आ रही तो याद आ रहा, सुंदरवन में डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां, जिन नदियों के द्वारा होता है वो है गंगा व ब्रह्मपुत्र। क्योंकि ये क्वेश्चन बना है ना तो मुझे डेल्टा से याद आ गया कि सुंदरवन में भी डेल्टा का निर्माण पूछा जा सकता है कि वहां पर डेल्टा का निर्माण किन नदियों के द्वारा होता है? तो गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा आपका सुंदरवन में डेल्टा का निर्माण होता है। स्पाउ डांस हमने आपको करा दिया। लद्दाख की चांगपा जनजाति के द्वारा किया था। सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है। और किस नदी पर बना है? तो नर्मदा नदी पर बना है बच्चे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी नदी जो है, ओके चलो, कौन सी नदी अरब सागर में मुहाना बनाती है? तो नर्मदा और तापी नदी है। तापी मिला गया, आपको तापी भी लिखा हुआ मिलेगा, ताप्ती या तापी, ये तो मेरे नाम से मैच कर रहा है भैया। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। नर्मदा और तापी नदी जो है पश्चिम दिशा में बहते हुए अरब सागर में मिल जाती है। क्लियर?
आगे चलते हैं। नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थान है वो हमने आपको बताया था ना, कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से। चलो नेक्स्ट, BCG का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था। देखो ये एक वैक्सीन है, इसका फुल फॉर्म आपका बैक्लस, गैमेट और ज्यूरिन हो जाएगा। इसके अलावा ये आपका जो टीका है मुख्य रूप से यूज होता है टीबी में, तपेदिक बोलते हैं जिसको कि हिंदी में, वहां पर आपका यूज होता है। और दिया कब जाता है, तो ये बच्चे को, नवजात बच्चे को दिया जाता है उसके जन्म के 48 घंटे के भीतर दिया जाता है। क्लियर। चलो आगे चलते हैं। तांबे की छड़ को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा। जब आप छड़ को गर्म करोगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये तो आप पहले से पढ़ रहे हो ना। चलो, बॉम्बे प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब की स्थापना 1928 में हुई थी। एक चीज और यहाँ पर लिख लो, पहला रेडियो प्रोग्राम कब पेश किया गया था। तो फर्स्ट रेडियो प्रोग्राम मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, आपका 1923 में प्रसारित किया गया था, ये चीज भी लिख लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। आर्टिकल 40 आपका किसके सिद्धांत पर आधारित है। आर्टिकल 40 जो है आपका गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। आर्टिकल 40 में आपका ग्राम पंचायत के संगठन के बारे में भी बताया गया है, ग्राम पंचायत संगठन भी आपका इसमें इंक्लूड है। तो आपका ये गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। और एक काम और करो, यहाँ पर आपको मैं और सिद्धांतों की बात आई है, तो एक है आपका समाजवादी सिद्धांत या नेहरूवादी सिद्धांत। इससे रिलेटेड आपके जो आर्टिकल है बच्चे वो हो जाएंगे 38, 39, 39A, 41, आर्टिकल 42, आर्टिकल 43, आर्टिकल 43A और 47 हो जाएंगे आपके समाजवादी सिद्धांत से संबंधित या नेहरूवादी सिद्धांत से संबंधित। ठीक है, और एक और है, उसको भी लिख लो यहाँ पर, उदारवादी। उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत। ठीक है, अगर आपसे पूछ लेंगे ना कैसे, तो कौन कौन से आर्टिकल आपके इससे रिलेटेड है, तो 44 है, 45 है, 48, 48A, 49, 50 और 51 जो है उदार और बौद्धिक सिद्धांतों से संबंधित है। ये हमने आपको पूरी डिटेल दे दी गांधीवादी सिद्धांत की भी। गांधीवादी सिद्धांत आपका आर्टिकल 40 हो जाएगा, बाकी आपका समाजवादी सिद्धांत और उदारवादी दोनों ही मैंने लिखवा दिए। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 338B की बात हुई थी, पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग जो है किस अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था। आपका 102वां संविधान संशोधन अधिनियम था 2018 के द्वारा। मतलब जो आपका 102वां संविधान संशोधन अधिनियम था बच्चे 2018, वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, समझ लो, जिसको आप क्या बोलते हैं, NCBC को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। इसके द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। क्लियर। देखो 103वां संविधान संशोधन अधिनियम था जो कि 2019 में हुआ था बच्चे, यहाँ पर लिख लो 103वां जो था वो कब हुआ था, आपका 2019 में। और 104वां जो था ये आपका कब हुआ था, 2020 में। जो हमारा 130वां संविधान संशोधन अधिनियम था उसमें SC ने एक जनहित याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी करके क्या कहा था, कर्नाटक और तमिलनाडु को जनादेश के अनुसार EVS के लिए नौकरियों और शिक्षा में 10% कोटा लागू करने का निर्देश दिया गया था, याद है। चलो, और जो आपका 104वां संविधान संशोधन था उसमें आपका लोकसभा और राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया था, याद आया। और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण को कितने साल तक बढ़ाया गया था, 10 साल तक। लिखाना पड़ेगा, क्या याद रहेगा। फिर आपका इसके बाद एक और संविधान संशोधन आया था, कौन सा, 105वां, 105th कब हुआ था, 2021 में आपका ये संशोधन आया।
2021 में। और इसके अनुसार क्या हुआ था, आर्टिकल जो आपका 342A था उसको संशोधित किया गया, याद है। चलिए इसके बाद आपके 3 संशोधन और है, किस किस ईयर में है वो भी हमने आपको लिखा दिया। अब अगर डिटेल लिखाएंगे तो देखो टाइम लगेगा, इसलिए हमने, आप फाइनल पीडीएफ एक बार चेक कर लो, वहां पर आई थिंक मैंने मेंशन किया हुआ है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SHRY का बोला गया था, SHRY नहीं होगा बच्चे, यहाँ पे SGRY होगा, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है। SGRY को किस योजना में शामिल कर लिया गया था, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा में आपका इंक्लूड कर लिया गया था। ये आपका एम था क्या, कि देश के सभी जरूरतमंद नागरिक को रोजगार प्रदान करना। इसमें आपका केंद्र सरकार इन सब की काफी भूमिका रही थी। आगे चलते, देखो इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हिस्सेदारी थी वो लगभग 80% राशि जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और 20% आपकी थी स्टेट गवर्नमेंट का। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। आपका ये भी 100 दिन की रोजगार की गारंटी काम देता है। इसके अलावा आपका 30% महिलाओं को इस योजना में रिजर्वेशन दिया गया, तो कहीं ना कहीं आपकी मनरेगा का जो टर्म एंड कंडीशन था वो पूरा इंक्लूड कर दिया गया था आपका संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में। समझ में आया कि कैसे आप बोल रहे हैं कि इसमें किसको इंक्लूड किया, क्योंकि डेज भी सेम था और आरक्षण भी लगभग सेम था। चलो आगे, गवर्नर जनरल की और वायसराय की उपाधि किस अधिनियम के तहत प्राप्त हुई, तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत, उसमें वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, याद रहेगा। चल, तो शिफ्ट 3 में जितने क्वेश्चंस मेरे पास वो मिल गए। शिफ्ट जो 10 मार्च में है उसमें एक इशू हुआ है मेरे साथ थोड़ा सा, किसी वजह से मैंने शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस को मिक्स्ड अप कर दिया है भैया, हो गई है गलती मुझसे थोड़ा सा। अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं आपको करवा दूँ, क्योंकि कोई फर्क उससे तो नहीं पड़ता है ना, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको सारे पढ़ने हैं। तो मैं उसको शिफ्ट 1 बोल के कराऊँ या शिफ्ट 2 बोल के कराऊँ या शिफ्ट 3 बोल के कराऊँ, क्वेश्चन तो आपको सारे पढ़ने है ना। लेकिन अब गलती हो गई, अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अगर आपको वीडियो प्रोवाइड करूँ 10 की, तो आधे बच्चे बोलेंगे कि ये वाला क्वेश्चन इस शिफ्ट में नहीं था। बट अगर मेरे नज़रिए से देखो, अगर मैं अपने आप को आपकी जगह रख के देखूंगी, तो मुझे ये लगेगा कि मुझे 10 शिफ्ट में आए हुए सारे क्वेश्चन देखने हैं। डजेंट मैटर कि वो शिफ्ट 1 में आता, शिफ्ट 2 में आता, तो मैं उसको सारे देखूंगी। इसलिए मैं शिफ्ट 10 मार्च की शिफ्ट को डालने में थोड़ा सा सोच रही हूँ कि मुझे डालना चाहिए या नहीं, क्योंकि आप ही लोगों में से कोई ना कोई निकल के आएगा और बोलेगा ये क्वेश्चन शिफ्ट 2 में नहीं आया था। हालांकि क्वेश्चन इकट्ठे, बट मेरी किसी गलती की वजह से सारे के सारे क्वेश्चन मिक्स अप हो चुके हैं कि कौन सा शिफ्ट 1 में था, कौन सा 2 में था। मैं आपको डाल दूंगी, प्रोवाइड करा दूंगी। किसी एक शिफ्ट में थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन इंक्लूड कर दूंगी, जैसे किसी में 30 कर दिए तो किसी में 50 प्लस कर दूंगी। अब वहाँ पर मैं क्वेश्चन को क्लासीफाई नहीं कर पा रही हूँ अब, क्योंकि टाइम हो गया है, आज 16 तारीख हो गई है लगभग, कल आपका फिर एग्जाम है, तो मैं उसको क्लासिफिकेशन नहीं कर पा रही हूँ कि कौन सा आपका शिफ्ट 1 का था, शिफ्ट 2 का था। इसलिए मैं आपको अपलोड करूंगी वीडियो, तो आपको किसी वीडियो में 30 क्वेश्चन मिलेंगे, किसी में आपको 50 प्लस मिलेंगे और किसी में आपको 40 समथिंग मिलेंगे। तो एक बार ये सोच के पढ़ लेना कि 10 मार्च के एग्जाम में किसी ना किसी शिफ्ट में वो क्वेश्चन आए थे, ठीक है। या क्वेश्चन हो सकता है रिपीटेशन हो जाए किसी वजह से, अगर होगा तो हम आपको ज़रूर से ज़रूर बता देंगे। बाकी तो सारे क्वेश्चन ठीक है, बस 10 वाले शिफ्ट में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है मुझसे। चलिए तो वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। 10 तारीख की शिफ्ट आज अभी करा देंगे, कंटेंट पूरा रेडी है तो आज के आज ही करवा देंगे, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम में थी मैं तो नहीं करवा पाई हूँ। बाकी कल आपका एग्ज़ाम है, 17 और 18 2 दिन और एग्ज़ाम है ना। चलिए, इन एग्ज़ाम्स के बाद आपका RRB ALP का एग्ज़ाम भी लगा रहेगा ना, और शायद 27 से 28 में मेरे ख्याल से, अभी डेट्स मैंने चेक नहीं की हैं। तो जिन बच्चों का एग्ज़ाम है प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, टाइम बहुत जल्दी जा रहा है, देखिए 3 महीने लगभग ख़त्म होने जा रहे हैं, है ना। और आपका 1-2 महीने के बाद आपका फिर से सीरियल आपका जून से शुरू हो जाएगा, इसलिए कि टाइम बहुत जल्दी जा रहा है, टाइम फ्लाइज कोई वो नहीं है। तो आपको पढ़ाई करनी है, अगर आप ब्रेक दे देंगे ना तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। PDF आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, PDF में डायरेक्ट प्लेलिस्ट पर जाने के लिए हमने आपको ये लिंक्स अवेलेबल करा दी हैं। अगर आपको जब PDF मिलेगी आप इन लिंक्स पे टच करेंगे, आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट ऑप्शन में पहुंचेंगे, अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग आप अपनी प्लेलिस्ट को ओपन करके वहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तब तक के सब लोग साथ में पढ़े रहिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।
तो प्रॉब्लम हुई है 10 मार्च की शिफ्ट किताब में, हम क्वेश्चन आपको ज़रूर से ज़रूर अपलोड कर देंगे। बस थोड़ा सा आप लोगों से कॉपरेशन चाहते हैं कि थोड़ा सा हड़बड़ी नहीं दिखाते हुए आप लोग बस ये वाला कमेंट नहीं करना कि ये फर्स्ट शिफ्ट में नहीं था, क्योंकि थोड़ा मेरी गलती है, क्वेश्चंस मिक्सअप हो चुके हैं। तो मैं समझ सकती हूँ, आप हो सकता है कोई बच्चा नाराज़ हो या गुस्सा जायज़ है, बट गलती तो हो गई है मेरे से थोड़ा सा। चलिए, फिर भी हम क्वेश्चंस को जल्द से जल्द अपलोड करेंगे। तब तक के लिए सब लोग साथ में बने रहिएगा।